वसीयत। आज सुबह से ही निर्मला जी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन्हें तेज बुखार था और बदन भी कांप रहा था। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बेटे को फोन लगाया। बेटा अजय, मुझे बहुत तेज बुखार है। इतनी जल्दी तुम्हारा आना तो संभव नहीं। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं अभी अपने दोस्त राजीव को फोन कर देता हूँ। वह डॉक्टर है, वह आकर तुम्हें देख लेगा, अजय ने कहा। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है गांव का जमीन जायदाद बेचकर यहाँ हमारे पास आ जाओ, लेकिन तुम्हें तो किसी की बात सुननी ही नहीं है। पर बेटा, तू तो जानता है मैंने पूरा जीवन यहीं अपनों के बीच गुजारा है। वहाँ शहर में ना मेरी कोई जान पहचान है, ना कोई बात करने वाला। एक एक पल मेरा पहाड़ जैसा गुजरता है। यहाँ तो मेरे सभी अपने हैं। अच्छा माँ, ठीक है, मैं अभी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जैसे फुर्सत होता है मैं डॉक्टर अजय को फ़ोन कर दूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी में निर्मला जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। जिंदगी की पाठशाला में आज उन्हें यह सीख भी अच्छी तरह से मिल गई कि अगर अपना शरीर साथ ना दे तो कोई सगा नहीं होता, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों ना हो। ना चाहते हुए भी निर्मला जी ने अपनी बेटी काजल को फ़ोन लगाया। मम्मी, आपकी हालत ऐसी देखकर मुझे अपनी बेटी होने पर गुस्सा आ रहा है। माँ, वह क्या है ना कि मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है। यहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एक पल के लिए भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, एक रास्ता जरूर निकाल सकती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ तो सासू माँ के साथ साथ आपकी देखभाल भी हो जाएगी। पर बेटा, तुम तो जानती हो समधन जी को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। दुखी होते हुए निर्मला जी ने कहा। आप भैया से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। दोनों बच्चों से मिन्नत करने में निर्मला जी की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। अब तो बुखार के कारण उन पर बेहोशी भी छाने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में अब किसी को उनकी शायद ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनके बुखार को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। मन ही मन निर्मला जी सोच रही थी, क्या यह वही बच्चे हैं जिनके पालन पोषण करने में कभी उन्होंने अपना सुख रत्ती भर भी नहीं देखा। 35 की उम्र थी जब जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया था। जमाने के साथ लड़कर संघर्ष करके अपनी अकेले की दम पर दोनों बच्चों का भरण पोषण किया था उन्होंने। जहां एक ओर उनका बेटा इंजीनियर बन गया था, वहीं बेटी की शादी अच्छे संपन्न घर में करके वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए निर्मला जी ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया और अकेले ही अस्पताल जाने का निर्णय लिया। उनकी बीमारी की खबर काम वाली शांता ने पूरे मोहल्ले में बता दी थी। शांता अपने पति के द्वारा छोड़ी हुई मजबूर स्त्री थी। घर घर काम करके वह अपना और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रही थी। जल्दी जल्दी शांता ने निर्मला जी की ज़रूरत के कपड़े, ब्रश, नहाने का साबुन इत्यादि जहाँ तक वह सोच सकती थी एक बैग में रख दिया। निर्मला जी को इतनी तेज बुखार चढ़ रही थी कि वह बुखार के कारण काँप रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस आई, शांता के भरोसे अपना घर सौंपकर निर्मला जी अस्पताल चली गई। आधी बेहोशी के हालत में उन्होंने एम्बुलेंस में आए कर्मचारी को डॉक्टर राजीव के बारे में बता दिया था, इसलिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टर राजीव की मदद से उन्हें सही चिकित्सीय परामर्श मिल गया था।
खून की जांच की रिपोर्ट आने पर पता चला था उन्हें मलेरिया हो गया है, जिसकी वजह से उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही थी। डॉक्टर राजीव को पता था कि निर्मला जी अकेली रहती हैं, इसलिए उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती यहीं अस्पताल में रहेंगी। रोज सुबह शांता निर्मला जी के लिए खाना बनाकर ले आती, साथ में बाजार से फल ले आती। एक एक करके पड़ोसी भी उनको देखने आते। धीरे धीरे सभी के प्यार और साथ से निर्मला जी ठीक हो गई। सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें इस बात का था कि दोनों बच्चों को उन्होंने अपनी बीमारी की खबर दी। आज पूरे 2 दिन हो गए, किसी ने उनकी सूध लेने की जरूरत ना समझी। ये खून के रिश्ते ऐसे पराये हो जाएंगे, यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जो पराये थे वह दिन रात एक करके उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। शांता के प्यार और सच्चे दिल से की गई देख रेख से निर्मला जी अब भविष्य के लिए मन ही मन कुछ निर्णय ले चुकी थी। आज पूरे 3 दिन बाद रात को अजय का फोन आया। लापरवाही वाले अंदाज में निर्मला जी से बोला, माँ, मैं डॉक्टर राजीव को फोन नहीं कर पाया। अब आपकी तबीयत कैसी है? इतना व्यस्त था कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। हाँ बेटा, सच कहा तूने। जिसने तुझे सांसें दी, अब उसकी सांसों की रक्षा करने के लिए तेरे पास 2 घड़ी की भी फुर्सत नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना कहकर दुखी मन से निर्मला जी ने फोन रख दिया। पूरे 7 दिन बाद निर्मला जी अपने घर वापस आई। शांता ने पूरा घर करीने से साफ सुथरा कर रखा था। यह देखकर निर्मला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनको निर्मला जी ने अपने आंचल में समेट लिया, क्योंकि आज उन्हें जीवन की पाठशाला में एक नया शब्द इंसानियत जो सीखने मिला था, जिसकी गुरु शांता थी, जो पराई होते हुए भी अपनों से बढ़कर थी। आज गांव की अपनी पूरी जमीन जायदाद, घर, सब कुछ निर्मला जी ने अपनी वसीयत में शांता के नाम कर दिया। अपनी बेटी और बेटे को फोन करके उन्होंने यह खबर दे दी थी। माँ के द्वारा उठाए जाने वाले इतने बड़े कदम की तो अजय और काजल को बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। जैसा कि निर्मला जी ने सोचा था, अगले ही दिन दोनों निर्मला जी के पास पहुंचे। आपके इतने बड़े कदम उठाने की वजह जान सकता हूं मैं? अधिकार पूर्वक अजय ने कहा। काजल कहाँ पीछे रहने वाली थी? माँ, क्या मैं मर गई थी आपके लिए, जो सब कुछ आपने शांता के नाम कर दिया? निर्मला जी भी बिना विचलित हुए अपने बेटे और बेटी की ओर देखते हुए बोली, मैं भी इंसान हूँ। इंसान और इंसानियत को पहचानना मुझे अच्छी तरह आता है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर गए थे, तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी। अपना दूसरा घर संसार बसाकर अपनी खुशियों के रास्ते चुनकर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने अपनी सुख सुविधाओं की आहुति देकर तुम दोनों की परवरिश की। लेकिन तुम लोगों की आंखों पर अपने सुख की इतनी गहरी धुंध छा गई थी कि जिसमें माँ के प्रति तुम्हारे कोई कर्तव्य और दायित्व ही नहीं रह गए थे। जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने तुम दोनों को बारी बारी से खबर दी। पूरे 7 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही। मलेरिया हो गया था मुझे, पर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी एक बार सूध लेने की कोशिश ना की। काजल, तू जो बड़ा दम भर रही है,
अब वसीयत की खबर सुनकर कैसे एक पैर पर दौड़ी चली आई। उस समय तो एक बार भी तूने फोन करके मेरी सूध ना ली। अरे, अगर तू अपनी सासू माँ की सेवा में व्यस्त थी तो दामाद जी को भेज देती मेरा हाल चाल पूछने। कम से कम फोन पर तो खबर ले सकती थी। जितने दिन मैं अस्पताल में रही, तेरा एक बार भी फोन नहीं आया। कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? तुम दोनों के इस उपेक्षित व्यवहार से यही प्रतीत होता है अब शायद तुम दोनों की नज़रों में मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। यह मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो गया है। ऐसे कठिन समय में शांता ने मेरी सहायता की, मेरा मान बढ़ाया, मुझे सहारा दिया, मेरी दुख की हमदर्द बनी, दिन रात मेरी सेवा की। इसलिए यह मेरी उत्तराधिकारी है। अब जो सेवा करेगा मेवा भी तो उसी को मिलेगा। तुम दोनों बाद में उसे परेशान ना करो, इसके लिए भी मैंने वकील साहब से कागजात बनवाकर तैयार कर लिए हैं। आज से मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। अजय और काजल को आत्मग्लानि महसूस हुई। अब सिवाय पछतावा के उनके पास कुछ भी नहीं था। दोनों ही अपराध बोध महसूस कर रहे थे। सचमुच अपने जीवन के सुख के पलों में उन्होंने माँ के बुढ़ापा और उनके कष्टों को उपेक्षित कर दिया था। अब उनके पास सिवाय पछतावा के कुछ भी नहीं बचा था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।